एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। हाल ही में हमारा यूजीसी नेट का रिजल्ट आया, हमने सेलिब्रेट भी किया। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मैम हमारा सिर्फ यूजीसी नेट हुआ है, जेआरएफ नहीं हुआ है, तो क्या करें? क्या पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलेगा, या क्या तरीके हो सकते हैं कि हम पीएचडी में एडमिशन ले लें? तो जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है या जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, उन सभी के लिए आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कंप्लीट वीडियो ऐसी यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड जहां हर एक बच्चा चाहता है पढ़ना, पीएचडी करना। और रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स की जब हम बात करते हैं तो आईआईटीज और आईआईएम्स का नाम सबसे पहले आता है। और आईआईटी मद्रास जो है ये एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की। तो नंबर 1 यूनिवर्सिटी होने के नाते इसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, और जो रिसर्च एरिया है वो बहुत ही बढ़िया है। और हर कोई चाहता है कि यहाँ से वो कुछ ना कुछ सीखे बच्चा और कहीं ना कहीं एनरोल हो। और पीएचडी जब हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा मन रहता है कि हम यहाँ से पीएचडी करें। तो बिल्कुल आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग जानते चलेंगे कि किस तरीके से आईआईटी मद्रास में हम जो है अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या रिसर्च एरियाज़ हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब बताऊंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम आयुषी है, मैं आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। और आज का जो है हमारा पर्टिकुलर सेशन है, इसमें हम बात करते हुए चलेंगे पीएचडी प्रोग्राम की। और जो भी मैनेजमेंट एरिया से हैं, है ना, कॉमर्स मैनेजमेंट वाले बच्चे हैं, सोशल साइंसेस के बच्चे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल ऑब्वियसली आईआईटी मद्रास में बहुत सारी अच्छी वैकेंसी है ही, बट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं ये पर्टिकुलर सेशन इस चैनल पे बना रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ पता लग सके। अगर आप लोग जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको सारी पीडीएफ्स भी मिल जाती हैं, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी रेगुलर क्लासेस होती हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी और उनकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कोर्सेज भी आपके लिए चल रहे हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स में और प्रियंका मैम आपको पढ़ाने वाले हैं। सिल्वर एंड गोल्ड 2 तरीके की ऑफरिंग्स आपकी रहती हैं, ये फीचर्स हैं जिनका बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पे और बात करते हैं रिसर्च एडमिशन ब्रोशर को देखते हैं, और किस तरीके से सारी चीज़ें हैं वो हम देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे जो है जुलाई 2026 के लिए एडमिशन्स के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट की जा रही है। काफ़ी समय से आपके जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो चुके थे, बट तब तक हमारा रिजल्ट नहीं आया था। अभी रिजल्ट आया है तो बहुत सारे बच्चों को रहता है कि हमें फॉर्म फिल करने हैं, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं बना रही हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो 30 मार्च 2026 है, तो बहुत अच्छा खासा टाइम हमारे पास है, लगभग 40 दिन का समय हमारे पास है कि हम अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी कि इंटरव्यू कब होगा, डेट टाइम वेन्यू हर चीज़ बताई जाएगी। और अलग अलग डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको मेल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की नहीं आपको देनी है, आपने सॉफ्ट कॉपी ही देनी है। वहाँ जाके आपको फॉर्म नहीं फिल करना है या आपने पोस्ट नहीं करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा वो आपको करना है। तो पीएचडी और एमएस एप्लीकेशंस हैं, पीएचडी पे हम लोग फोकस करते हुए चलेंगे, है ना। और जो जो रिसर्च एरियाज है वो भी यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं ऑलरेडी, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो रिसर्च एरिया डिफाइन किए गए हैं उन्हीं पे अपना प्रपोजल बना के लेके जाना है। एडमिशन की कैटेगरीज भी यहाँ पे जो है वो भी बताई गई हैं, हर चीज़ यहाँ पे जो है वो मेंशन्ड है। 1 बाय 1 हर चीज़ को हम समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, तो आप जो है एक तो ध्यान रखेंगे कि जो वेबसाइट है वो ये है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप लोग जो है अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। एडमिशन ब्रोशर आप डाउनलोड कर लेंगे, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है ना, कोई भी डाउनलोडेबल फॉर्म्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। और फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो है प्रिंट आउट देखने को मिलेगा कि आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हो, और वो आपको लेके रख लेना है एज अ प्रूफ। अब फीस की अगर हम बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल मेल कैंडिडेट्स की 1000 रुपीज़ फीस है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स की 1000 रुपीज़ फीस है। फीमेल की बात करें 500 रुपीज़ फीस है। एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स की 500 है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की फीस भी 500 है। अब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको इतनी फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये पैसा आपको वापस नहीं मिलने वाला है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर आप एक डिपार्टमेंट से ज़्यादा डिपार्टमेंट में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, सेपरेटली फीस पे करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस डिपार्टमेंट में नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। आपको जो है यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट वगैरह भी सारे डालने होंगे, लगाने होंगे, अटैच करने होंगे, है ना। और जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपने सब करना है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन इसी ब्रोशर में अवेलेबल भी है, वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसी को फिल करके आपने
वहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे जो है जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट्स, उनका रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। अब जो JRF है उनका तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, बट जिनका JRF नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। HRTA भी है हमारे पास, बहुत सारे और डिफरेंट टाइप्स होते हैं फेलोशिप अवेल करने के, वो सब हैं। तो आपको फिर रिटन टेस्ट भी जो है देना होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे। अब बात करें कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो ये स्टार्ट हो गई थी एप्लीकेशन 11 नवंबर से 30 मार्च तक 5 बजे तक। आपको जो है 2026-27 का जो हमारा एकेडमिक ईयर है उसके लिए फॉर्म फिल करने हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, सारी चीज़ें आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं कि रिसर्च में बहुत ज़्यादा सबसे आगे है IIT मद्रास, तभी इसका जो है नंबर 1 रैंक रहता है, और लगातार जो है 7वीं बार NIRF रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे IIT मद्रास जो है वो रहा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप PhD में एडमिशन लेते हो तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे मिलेगी। देखो, जो भी स्कॉलर्स PhD एडमिशन या MS प्रोग्राम में आते हैं रेगुलर स्कीम में, मतलब फुल टाइम या फिर HTRA स्कीम के तहत, है ना, या इसको बोलते हैं हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप, तो यहाँ पे जो है आपको 8 घंटे का कम से कम जो है डिपार्टमेंट का काम करना पड़ता है इस असिस्टेंटशिप के लिए। मतलब आपको क्लासेस लेनी होंगी, जो आपका टीचर बोलेगा, जो असाइन किया होगा आपको काम, वो आपने सब करना है। एक हफ्ते में 8 घंटे की बात हो रही है। और फिर साथ ही साथ जो है आपको रिन्यू करवाना होगा अपना असिस्टेंटशिप हर सेमेस्टर के लिए, है ना, एनरोलमेंट करना होगा। जो भी बोला गया है, आपका कितना रिसर्च वर्क हो जाना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी प्रीसीडिंग सेमेस्टर में, वो देखा जाएगा। एंड अगर ऐसा लगता है कि भाई आपने काम अच्छे से नहीं किया है तो ये डिसकंटिन्यू भी हो सकता है, अदरवाइज आपको मिल जाएगा सारा पैसा जो HTRA का है। अब HTRA स्कॉलर्स जो हैं उनको फेलोशिप मिलती है, जितनी JRF होती है 37,000 पर मंथ पहले 2 साल के लिए, फिर बढ़ जाती है 42,000 हो जाती है, जैसे JRF से SRF बनता है नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। और यहाँ पे जो है HRA जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नॉर्म्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, उसके अकॉर्डिंग आपको HRA देती है, जैसे आपको JRF के साथ मिलता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें MS बाय रिसर्च HTRA स्कॉलर्स, तो उनकी 12,400 होती है, और इनिशियल 2 ईयर्स में फिर 6 मंथ्स स्पेसिफिक रिकमेंडेशन होती है जो GTC की, उसके अकॉर्डिंग होता है। मेनली हम PhD पे बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा और भी स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे कि UGC JRF है, CSIR JRF है, DBT JRF है, NBHM है, इंस्पायर है ना, ये साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड है IIT मद्रास, तो इंस्पायर DST ये जो है एक बहुत अच्छी फेलोशिप है। हमारे पास जो है और भी रिजर्व कैटेगरीज के लिए, रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए भी हमारी और भी NF OBC NF SC ST ये सारी जो है फेलोशिप रहती हैं। PMRF हमारी जो है वो भी है, ठीक है। AICTE के तहत भी आप लोग जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनके लिए फेलोशिप ले सकते हो। तो बहुत सारी फेलोशिप यहाँ पे रहती हैं, बट हाँ, हर एक फेलोशिप का अपना एक प्रोसीजर होता है, कैसे आप अवेल कर सकते हो, क्या क्या उसकी कंडीशंस आपको पूरी करनी होती है, तो वो आपने ध्यान में रखना है। क्या हमारा जो है बिना असिस्टेंटशिप के लिए भी एडमिशन हो जाता है? तो यस, अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड विदाउट असिस्टेंटशिप भी, जैसे कि एक्सटर्नल QIP स्टाफ, फॉरेन नेशनल प्रोजेक्ट, नॉन HTRA जो है वो भी यहाँ पे रहते हैं। 4.1 जो सेक्शन है उसमें हर चीज़ डिटेल में बता रखी है। अब यहाँ पे बिना एडमिशन जो है बिना असिस्टेंटशिप के भी हो जाता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। फिर बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स जो है उनका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना, जो बताया गया है। एलिजिबल डिग्री होनी चाहिए जो मेंशन्ड है, UG PG में अच्छे मार्क्स जो मेंशन्ड है वो आपके आने चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। और उसके साथ ही जो है आपका फिर पर्सनल इंटरव्यू वगैरह भी होगा। फॉरेन नेशनल जो है उनको पर्सनल इंटरव्यू नहीं देना है, टेस्ट वगैरह नहीं देना है, वो सेक्शन 7 में मेंशन है, वो आप पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। फिर रिजर्वेशन की बात करें, जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो कैंडिडेट का टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पे होगा, या फिर अकेला इंटरव्यू होगा अगर उनको कोई टेस्ट नहीं देना होगा। तो डिपार्टमेंट जो है वो अपना खुद का, DSC जो है डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी, वो अपना खुद का टेस्ट और इंटरव्यू जो है कंडक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं उतना रिजर्वेशन तो रहेगा ही कैटेगरी वाइज, राइट। फिर जो है अगर आप अटेंड कर रहे हो इंटरव्यू तो उसके लिए भी टीचिंग असिस्टेंट वगैरह आपको मिलेगी। PhD डायरेक्ट PhD प्रोग्राम जो है ऑफलाइन मोड के थ्रू होगा। तो जो भी PhD या डायरेक्ट PhD इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं रेगुलर HTRA स्कीम के तहत, उनको भी यहाँ पे जो है सेकंड स्लीपर क्लास सिंगल टू फ्रो रेल बस का किराया जो है वो दिया जाएगा, घर से चेन्नई तक, चेन्नई से घर तक, क्योंकि आप लोग ऑफलाइन बुला रहे हो कैंडिडेट्स को, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। तो उनको जो है, सॉरी, ट्रैवल अलाउंस की बात हो रही है यहाँ, टीचिंग असिस्टेंट नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टीचिंग असिस्टेंट नहीं है, ये ट्रैवल अलाउंस है। तो ट्रैवल अलाउंस जो है वो आपको मिलेगा, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। फिर अगर आप जो है डिग्री आपके पास है, क्या सारा प्रोविजन सर्टिफिकेट का
किस तरीके से रहेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह। तो अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं जुलाई दिसंबर या जनवरी जून सेशन, तो यहाँ पे जो है आपको अपना ओरिजिनल मार्क्स, ग्रेड शीट देनी है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा एडमिशन का। फिर जब एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको जो है पूरा का पूरा आपका जो सेट वो होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोविजनल एडमिशन सर्टिफिकेट की जगह बेसिकली आपको जो है प्रॉपर एडमिशन सर्टिफिकेट है जो दे दिया जाएगा, ठीक है। और वो जो है 30 सितंबर से पहले दिया जाएगा फॉर जुलाई एडमिशन, ये आप ध्यान में रखिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन के लिए आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू लेके जाने होंगे, सबकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, वेरिफिकेशन होगी, है ना। सॉफ्ट कॉपी आपको लेके जानी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट जो है, ग्रेड शीट जो है, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट सब लेके जाना है। आपका जो यूजीसी नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट लेके जाना है, नेट का सर्टिफिकेट, सीएसआईआर, जेआरएफ, डीआई, जेएस्ट, कोई भी फेलोशिप अवार्ड लेटर है, गेट स्कोर है आपका, ये सब आप लेके जाएंगे। कोई भी अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो उनसे भी बिलोंगिंग जो भी आपकी फेलोशिप वगैरह है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाने होंगे। ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है अपनी वैलिड इनकम और एसेट सर्टिफिकेट वगैरह सारे देने होंगे। और 1/4/2025 से बाद आपको ये जो है फॉर्मेट बताया गया है उसको फॉलो करते हुए चलना है। ये सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। आप अगर कहीं पे काम कर रहे हो, है ना, एक्सटर्नल स्टाफ कैंडिडेट है, एनओसी आपको अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से लेना होगा कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा तो ही आपको जो है वहाँ पे वैलिड माना जाएगा, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो यस आप कहीं ना कहीं और ऑक्यूपाइड हो, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ भी शो करनी होगी। और एडमिशन के टाइम पे ऑफर ऑफ एडमिशन, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पहला आपका जो पेज है एसएसएलसी, एसएससी, मर्टिकुलेशन सर्टिफिकेट, बेसिकली 10th क्लास की जो है डीएमसी वो आपको लेके जानी है। फिर 12th क्लास की मार्कशीट डीएमसी आपको लेके जानी है। गेट स्कोर, यूजीसी नेट सेट जेआरएफ जो है हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा आपको लेके जाने हैं। सारे सर्टिफिकेट्स, जो भी फेलोशिप है, हर चीज़ आपको यहाँ पे लेके जानी पड़ेगी। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे, रिजर्व कैटेगरी के प्रूफ वाले, है ना। कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वहाँ से आप जो है एक्सेप्टेंस लोगे अपने एम्प्लॉयर से कि आपको अलाउ किया जाएगा कि हाँ आप इस प्रोजेक्ट में अच्छे से काम कर सकते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। और एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए जो है एनओसी, रिलीफ और स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट कैंडिडेट्स के लिए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर लेटर जो है वो प्रेजेंट करना ज़रूरी है। ये बेसिक सारी चीज़ें हैं जो आपको बोली जाती हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, इनका आपने ध्यान रखना है। देन उसके बाद जो है कैटेगरीज हैं कि पीएचडी प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो अगर आप रेगुलर एचटीआरए हैं तो रेगुलर नेशनल लेवल फेलोशिप आपको मिलेगी। प्रोजेक्ट एचटीआरए कैटेगरी में आप आओगे तो जो भी डिपार्टमेंट है वो शॉर्टलिस्ट कर लेंगे आपको और एक मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है चूज किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा और आपको एचटीआरए दिया जाएगा। कोई भी स्कॉलर जो है एचटीआरए एलिजिबिलिटी मीट कर रहा है बट उसको जो है प्रोजेक्ट एचटीआरए कैटेगरी में नहीं रखा गया है तो वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है, तो रिकमेंडेशन होगी जो हमारी सिलेक्शन कमेटी की, वो लोग जो है अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कर रहे हैं तो उसके बाद आपको अलाउ कर दिया जा सकता है ना। किसी और नेशनल लेवल फेलोशिप स्कॉलर के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एचटीआरए के लिए है। आईआईटी मद्रास प्रोजेक्ट स्टाफ जो है 1 ईयर का प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हैं एचटीआरए का तो आपको प्रोजेक्ट नॉन एचटीआरए कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो एचटीआरए ऐसा नहीं सभी को मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। कुछ स्कॉलर्स होंगे जो QIP क्वालिटी इंप्रूव्ड प्रोग्राम के अंडर स्पॉन्सर्ड होंगे। परमानेंट स्टाफ मेंबर जो है इंस्टीट्यूट के जिनके पास 2 इयर्स का एटलीस्ट एक्सपीरियंस आईआईटी मद्रास का, वो एलिजिबल हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए अंडर स्टाफ कैटेगरी, है ना। और ये स्कॉलर्स जो है उनको नॉन एचटीआरए कैटेगरी में रखा जाएगा, तो उनको एचटीआरए से नॉन एचटीआरए में डाल दिया जाएगा और बाद में इनको एचटीआरए में भी डाल दिया जा सकता है, सॉरी नॉन एचटीआरए से एचटीआरए में। तो एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कोई आया है तो यहाँ पे जो है कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो है वर्क एक्सपीरियंस उसका कम से कम 2 साल का होना चाहिए। देन इसके बाद जो है कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल कैटेगरी के लिए तो डिपार्टमेंट को कंफर्म करना है कि उसका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, और उसने अपना नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट कर दिया है, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट दे दिया है एप्लीकेशन के टाइम पे, और अपना रिलीफ सर्टिफिकेट जो है वो उन्होंने दे दिया है। ये सारे जो है फॉर्मेट लास्ट में मेंशन है वो मैं आपको दिखा दूंगी। एंड ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। मिनिमम रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट पीएचडी रिसर्च स्कॉलर के लिए एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन में नॉट एम्प्लॉयड इन द इंस्टीट्यूट इज 1 सेमेस्टर, 1 सेमेस्टर के लिए आपको जो है यहाँ पे रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट का ध्यान रखा जाएगा। आपकी कैंडिडेट्स जो है उनको कोर्स वर्क जो है वो परमिट किया जाएगा कि वो अपना कोर्स वर्क करें कोई भी रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट के बिना, है ना। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट की परमिशन यहाँ पे मिल जाएगी और वो सारी रिक्वायरमेंट्स इनको पूरी करनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे। फॉरेन नेशनल जो है वो भी पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल रिक्वायरमेंट मेंशन जो की गई है सीरियल नंबर 7 में वो आपने ध्यान में रखनी है। कैंडिडेट जिन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया है फ्रॉम वेरियस फंडिंग एजेंसी जैसे कि यूजीसी नेट, सीएसआईआर, इंस्पायर, एनबीएचएम, डीबीटी, आईसीएमआर, तो यहाँ पे जो है उनको
जब वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वो पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने के बाद वेरियस डिपार्टमेंट्स की वो लोग जो है जेआरएफ फेलोशिप भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, डुअल डिग्री प्रोग्राम है इंजीनियरिंग डिजाइन डिपार्टमेंट में एमटेक और डुअल डिग्री प्रोग्राम, तो इसमें भी आप लोग आ सकते हैं। तो ये पीएचडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप्स है कि किस किस तरीके से आप लोग जो है पीएचडी प्रोग्राम में आ सकते हो। देन इसके बाद आपका गेट स्कोर है और सारी चीज़ें हैं ये भी आती हैं। मिनिमम अगर एलिजिबिलिटी की बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो रिसर्च स्कॉलर के लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे दिया गया है। मैं मेनली मैनेजमेंट की बात करूंगी तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास 2 इयर्स की, पीजी डिप्लोमा होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में, बैचलर डिग्री जो है का अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मिनिमम 5 इयर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, मतलब यूजी पीजी मिला के 5 साल की होनी चाहिए कम से कम, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री कोर्स है डुअल डिग्री इक्विवेलेंट रेलिवेंट डिसिप्लिन में किया हुआ है वो भी चल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, गेट, कैट, यूजीसी नेट जेआरएफ, सीएसआईआर जेआरएफ ये आपके पास होना चाहिए, या आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन एग्जामिनेशन जैसे कि जीमैट, जीआरई ये सारी चीज़ें होंगी, या तो यूजीसी नेट हो जाए है ना, या फिर ये चीज़ हो जाए, इनमें से एक चाहिए। मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मास्टर डिग्री रिसर्च इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हो अगर आपके पास तो ठीक है ना, कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो एमबीए अगर आपने किया हुआ है, 2 ईयर का पीजी डिप्लोमा किया गया है सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जिसमें आपका सीजीपीए 8 आया हो कम से कम, तो यहाँ पे भी आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये 3 केसेस आपको दिए गए हैं, तीनों में से कोई भी है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको फॉर्म फिल करना है तो वेबसाइट से जाके आपको फॉर्म फिल करना है। फिर यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट वाइज हर चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, मैं मेनली पीएचडी का यहाँ पे डिस्कशन कर रही हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे अगेन एलिजिबिलिटी की बात की गई है, तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट की तो यहाँ पे मास्टर डिग्री वाइज 2 ईयर की पीजी डिप्लोमा आपका होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में, यूजीसी नेट गेट हो जाना चाहिए क्लियर, कैट स्कोर होना चाहिए, सीएसआईआर नेट जेआरएफ आपके पास होना चाहिए, या इक्विवेलेंट कोई भी इंटरनेशनल लेवल पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन आपने क्लियर किया हो जैसे कि जीमैट और जीआरई होता है नॉन एचटीआरए के लिए, ये चीज़ रहती है। ठीक है, तो इनमें आपने जो है ध्यान रखना है, जो सेम चीज़ अभी ऊपर मैंने बताई वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है आपके पास आते हैं कि हमारे रेलिवेंट एरियाज जो हैं वो क्या हैं, है ना, और इंटरनेशनल स्कॉलर्स जो हैं उनका एडमिशन वगैरह भी यहाँ पे अलाउ किया जाता है, तो ये ट्यूशन फीस वगैरह रहती है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। फिर रिसर्च एरियाज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम चलते हैं सीधा मैनेजमेंट डिसिप्लिन में। तो मैनेजमेंट डिसिप्लिन जो है उसमें आपका क्या क्या रिसर्च एरिया है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो मैनेजमेंट स्टडीज़ में यहाँ पे डिपार्टमेंट अगर आप देखें तो फाइनेंस है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, ऑपरेशंस है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और एचआरएम है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, इन सब में आप लोग जो है कर सकते हैं अपना रिसर्च प्रपोजल शेयर। अब फाइनेंस में भी क्या कौन से फील्ड हैं, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग, बैंकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका, है ना, माइक्रो स्ट्रक्चर मार्केट, माइक्रो स्ट्रक्चर ये सब है, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, रियल ऑप्शन डेवलपमेंट फाइनेंस, ये सारी चीज़ें हैं, बिहेवियर फाइनेंस, ये सारी चीज़ें रहती हैं। फिर इन्फॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी, सोशल मीडिया, मिस इन्फॉर्मेशन एंड इट्स क्योर, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एंड ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन, रिस्पॉन्सिबल एआई, बिहेवियर, साइबर सिक्योरिटी। अगर आप देखो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में तो एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ह्यूमन एआई इंटरेक्शन, नेट सोशल मीडिया एंड नेटवर्क एनालिसिस, काफ़ी बच्चे पूछते हैं सोशल मीडिया को इंक्लूड करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इंक्लूसिव बनाना और एडेप्टिव असेसमेंट की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एआई का यूज़ कर रहे हैं। डेटा ड्रिवन डिसीजन साइंसेस, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, आईएस गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैल्यू क्रिएशन, ये आईएस गवर्नेंस एंड स्ट्रेटजी, ये बहुत जो है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली फील्ड है। फिर इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट में पॉलिसीज और स्ट्रेटजी की बात आ रही है, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, बिजनेस मॉडल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मार्केटिंग की बात करें, सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस, ब्रांडिंग इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, B2B मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, कम्युनिटीज, मार्केटिंग मेजर्स, एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग और फूड मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ऑपरेशन की बात की जाए तो सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, ग्रीन कंसर्न्स, हेल्थ केयर एंड फूड सेक्टर्स, गेम थ्योरेटिक मॉडल्स, प्राइसिंग एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ऑपरेशंस, इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक एंड इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिहेवियर डिसीजन थ्योरी, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड एचआरएम में बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च हो रही है, तो यहाँ पे जो है बिजनेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत स्कोप है, तो ओबी
पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये बहुत एक वाइड एरियाज आपको दिए हुए हैं, है ना। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली फ्रेंडली एचआर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉय वेलबींग पे बहुत काम किया जा रहा है ना। न्यूरो साइंस, सोशल न्यूरो साइंस पे काम किया जा रहा है एंड इसके साथ साथ CSR पे काम किया जा रहा है, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग की बात की जा रही है, विजडम इन मैनेजमेंट, एंशिएंट इंडियन विजडम इन मैनेजमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्रॉस कल्चरल रिसर्च, इंटरनल एजुकेशन, इंटीग्रल एजुकेशन, टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस, है ना, ये सारी चीज़ों पे बात हो रही है। विमेन इन मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, वर्क प्लेस इमोशन, हाइडिंग बिहेवियर, वर्क प्लेस इमोशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे काम करना चाहिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो बहुत ही अच्छे, बहुत वाइड और बहुत स्पेसिफिक एरियाज हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं और बहुत नीश एरियाज हैं जिन पे आप लोग जो है काम कर सकते हैं। तो अगर आप इनसे रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर आप सभी जो हैं अपने रिसर्च प्रपोजल रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हमारे जो साइकोलॉजी है ये भी आती है, साइकोलॉजिकल थ्योरी, एम्प्लॉय वॉइस एंड साइलेंस, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन कंफर्ट स्टडीज, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। स्पॉन्टेनियस मेंटल स्टेट्स, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट, बिहेवियरिज्म, कंबाइनिंग एलिमेंट ऑफ फिलोसफी, मेथोडोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल थ्योरी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो यहाँ पे आप कवर कर सकते हो। तो ये सारे रिसर्च एरियाज हैं जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने रिसर्च टॉपिक में एंड इनसे मिलता जुलता आप अपना रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। ये एरियाज ऑलरेडी पहले से ही डिफाइन आपके लिए कर रखे हैं सो दैट आपको पता लगे कि कहाँ तक आप जो है यहाँ पे रीच कर सकते हो और किस तरीके से आपको चीज़ें हेल्प करेंगी, राइट। तो और भी आपके सेंटर्स हैं, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरियाज हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं कि किन एरियाज में आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। एंड जब इंटरव्यू आपका होगा तो यहाँ पे जो है डेटा शीट है PhD और MS एडमिशन के लिए, आपको कैंडिडेट को फिल करनी है और फिल करके अपलोड करनी है ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद एडमिशन के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, अपेंडिक्स वगैरह दिए हुए हैं, ये आपको करने हैं फिल। तो ये मैंने कंप्लीट आपको सारी चीज़ें बताई। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें क्या है कि मैम आपने क्या चीज़ यहाँ पे बताई, आपने सिर्फ नोटिफिकेशन रीड कर दी, क्या करें हम इसका। तो देखो आपको जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। हमारा ये पूरा कंप्लीट ब्रोशर है ना। तो इसमें क्या चीज़ आपने समझनी है, आप यहाँ पे ये देखो कि आपके पास एक अच्छा चांस है IIT मद्रास जैसे इंस्टीट्यूशंस में PhD करने का। तो कंपटीशन जो है वो तो बहुत ज़्यादा होने वाला है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बहुत कम होगा। बट मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, अगर आपने जो ये एरियाज दिए हुए हैं इन पे काम किया है, इनको पढ़ा है, इनको समझा है, रीड किया है, थोड़ा गैप फाइंड किया हुआ है, तो आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाओ। उस अच्छे रिसर्च प्रपोजल में बढ़िया तरीके से चीज़ें जो हैं उनको मेंशन करो, जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग अपना रिसर्च प्रपोजल बनाओ। एंड उस फिर रिसर्च प्रपोजल में जो जो चीज़ें जिस तरीके से मेंशन करनी होती है वो आपको करनी है। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 पेजेस का आपका जो है ये रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो ऑब्जेक्टिव आप चूज करोगे उसी पे काम करोगे, नहीं, बट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या चीज़ ऑब्जेक्टिव में रख रहे हो, क्या गैप आपने फाइंड किया है, क्या वेरिएबल्स आप लेके चले हो। ऑब्वियसली जब डिस्कशन होगी तो चीज़ें थोड़ी उल्टी फुल्टी जो होंगी आपकी वो उनको सही किया जाएगा, एक सिंक में लाया जाएगा। बट आपके पास ये होना चाहिए कि आपने अच्छे से स्टडी की है। और कोई भी टॉपिक आप पिक कर रहे हो तो ये देखिए ध्यान से कि आगे आने वाले 4 से 5 साल में कम से कम क्या चीज़ इसमें रेलिवेंट होने वाली है। जो अभी हो रहा है या जो 1-2 साल बाद होगा वो हो चुका है, आपको कम से कम 4 से 5 साल के आगे की बात करनी है, सोचना है। तो इसके लिए आपको जो रिसेंट में पेपर पब्लिश हुए हैं, थीसिस सबमिट हुई हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड उन पे काम करना है। तो ये बहुत अच्छा काम आप कर सकते हो। अभी आपके पास जो है लगभग 40 दिन का समय है, तो अच्छे तरीके से आप लोग जो है अपने एरिया पे काम करो एंड उस एरिया से रिलेटेड जो है पढ़ो एंड समझो एंड फिर उस पर जो है एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बना के लेके जाओ। और साथ ही साथ जब आपका इंटरव्यू होता है तो उसमें जो है ये नहीं पूछा जाता कि बस आपका टॉपिक ही पूछा जाएगा, आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स के फंडा भी क्लियर होने चाहिए, बेसिक रिसर्च के क्लियर होने चाहिए। अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर नहीं है तो चीज़ें काम नहीं आएंगी। तो स्टैट्स एंड रिसर्च के बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपके जो एरियाज़ हैं उन पे आपकी कमांड जो है वो होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो है चीज़ें वर्क करेंगी एंड बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, आप बहुत कुछ सीख के आओगे। अगर हम सिलेक्शन नहीं लेके आएंगे, अगर हमने पढ़ा होगा तो हम बहुत कुछ सीख के आएंगे उस एरिया के बारे में, और जो एरिया है आपका उसमें आपके लिए इनपुट्स बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। तो मेक श्योर जब आप जाओ तो ऐसा ना सोचो कि मेरा तो जेआरएफ क्लियर है, सीधा इंटरव्यू में जाएंगे सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ो अच्छे से, काम करो, अपना प्रपोजल पे काम करो। 30 तारीख तक का समय है, 30 मार्च तक का शाम 5 बजे तक का आपके पास समय है, उसको अच्छे से यूटिलाइज आपको करना है। तो मेरा मेन मोटिव सिर्फ ये नहीं होता कि आपको आऊँ और बता दूँ, वो तो सभी कर ही रहे हैं। मेरा मोटिव होता है कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन में करूँ, कि आप इसमें क्या कैसे कर सकते हैं चीज़ें, उन पे हम काम करें। एंड ऑलरेडी आप जो ऑलरेडी आईआईटी मद्रास में हैं लोग, उनको देखो, है ना, उन्होंने कैसे किया, उन्होंने भी सारी चीज़ें जो है मेंशन की होती हैं, कैसे आईआईटी मद्रास के इंटरव्यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें आप आज के टाइम पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है। बट हाँ, मेक श्योर कि जिस एरिया पे आपका फोकस है उसकी नॉलेज अच्छी खासी आपके पास हो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है उस एरिया को और आप कोई भी टॉपिक उठा के लेके जा रहे हो, वहाँ पे फंस जाओगे, साफ साफ पता लग जाएगा कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो आपको जो है अपना अच्छे तरीके से हर चीज़ का ध्यान रखना है, और इतना अच्छा रिसर्च यहाँ पे हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि कितनी बढ़िया नॉलेज यहाँ पे जो है सबकी रहेगी। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसके लिए बहुत कुछ काम आपको करना होगा। एंड इवन पॉसिबल है तो आप उस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड आईआईटी मद्रास की वेबसाइट पे जाओ, जो गाइड्स हैं वहाँ पे, प्रोफेसर्स हैं, उनकी प्रोफाइल चेक करो, जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं, अगर आपका वही एरिया है तो उनको ईमेल करो, है ना, एंड उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो, वाया लिंक्डइन करो, ईमेल के थ्रू करो, एंड वेट करो उस ईमेल का, है ना, रिप्लाई बैक आ जाएगा, नहीं आता तो एक बार और रिमाइंडर ईमेल कर सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए रहती हैं, तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करते हुए चलना है। पीएचडी से रिलेटेड और भी वीडियोस आपके लिए मैं लाती रहूंगी। रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट क्या होता है उससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको लगा है कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपको बताई हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा सेशन को। कोई भी आपका डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लगा सेशन, अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन, लगा कि हाँ आपके लिए जो है मेहनत की जा रही है, तो ज़रूर आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। रेगुलर हमारी 9 बजे क्लासेस हो रही हैं सुबह, जिसमें हम नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं और पीएचडी से रिलेटेड भी आपको कंप्लीट गाइडेंस में देने का प्रयास करती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।